हेलो बच्चों, आइए आज हम क्लास 11th में इतिहास का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है हमारा यायावर साम्राज्य। आज का वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। बच्चों, पिछले चैप्टर इस्लाम के उदय तथा विस्तार में आपने अरब साम्राज्य में इस्लाम के उदय के विषय में जाना था। आज के इस चैप्टर में हम मध्य एशिया में मंगोलों का विकास कैसे हुआ और चंगेज खान के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यायावर साम्राज्य का प्रारंभ, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। यायावर का अर्थ होता है बच्चों घुमंतु, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए अपना जीवन बिताते हैं, एक स्थान पर वो टिकते नहीं हैं। यायावर साम्राज्य के निवासी मूल रूप से घुमक्कड़ थे और इसी कारण से इन्होंने एक स्थिर साम्राज्य की स्थापना नहीं किया था, क्योंकि वो एक जगह टिककर नहीं रह पाते थे। मंगोल साम्राज्य शब्द एक जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता और उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक बड़े भूभाग में सुचारू रूप से शासन प्रबंधन चलाने को दर्शाता है। मंगोलों के साम्राज्य की एक अपनी अनूठी विशेषता रही है, लेकिन ये सब जानने से पहले सबसे पहले हम यायावर साम्राज्य के प्रारंभ और उनके संबंध में जानकारी के स्रोतों की चर्चा करेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया में चंगेज खान के नेतृत्व में यायावर साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। बच्चों, आप चंगेज खान से बिल्कुल परिचित होंगे, नाम इनका बहुत सुना होगा आप लोगों ने। चंगेज खान ने एक पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। पार महाद्वीपीय यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल। और जब इन्होंने एक छोटा सा साम्राज्य बनाया, लेकिन धीरे धीरे यूरोप और मध्य एशिया महाद्वीप तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। मंगोल चीन की साम्राज्य निर्माण व्यवस्था के पैरेलल में एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। विश्व के अनेक देशों में जितने भी परिवर्तन हो रहे थे उससे ये अछूते नहीं थे और उसका इनके ऊपर गहरा प्रभाव भी पड़ा और इन्होंने भी या इनके साम्राज्य की जो सांस्कृतिक विशेषताएं थी उसका भी गहरा प्रभाव विश्व के अन्य देशों की सभ्यताओं पर भी पड़ा था। उनसे भी इन लोगों ने कुछ सीखा और बाकी सभ्यताओं ने भी मंगोलों से बहुत कुछ सीखा। मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाज को परिवर्तित कर दिया और एक नए सैनिक तंत्र और शासन के संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। इस साम्राज्य की स्थापना के लिए बच्चों मंगोलों को अनेक नए कदम भी उठाने पड़े थे और समझौते भी करने पड़े थे, क्योंकि एक नए साम्राज्य की स्थापना के लिए कितनी कठिन परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां पर विश्व के अनेक देशों में सभ्यताएं स्थापित हो चुकी थी और उस समय मंगोल अपनी एक नई सभ्यता और संस्कृति का विकास कर रहे थे। इनके सामने चुनौती ये थी कि ये लोग स्टेपी परंपराओं में अपना शासन प्रशासन नहीं चला सकते थे और उसमें ये लोग कुछ परिवर्तन चाह रहे थे। इसीलिए इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इन लोगों ने उन समस्याओं पर विजय प्राप्त की और विश्व के सामने एक नया विशाल साम्राज्य खड़ा करने में सफलता पाई। यायावर साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत, किसी भी सभ्यता या संस्कृति के विषय में जानने के लिए हमें कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए अब हम चर्चा करेंगे कि वे स्रोत कौन कौन से थे। मंगोलों के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत जो भी ऐतिहासिक स्रोत पाए गए हैं वो ज़्यादातर इतिवृत्त, जिसे हम क्रॉनिकल कहते हैं, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज हैं। इसके अलावा मंगोल साम्राज्य की सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिनमें से अधिकांशतः बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। इन विद्वानों द्वारा मंगोलों की प्रशंसा में अनेक प्रशस्तियाँ लिखी गई हैं। इनकी प्रशस्तियों ने उन विचारों को या उन निंदाओं को चुनौती दी जहां मंगोलों को लुटेरा बताया गया था और एक तरीके से मंगोलों की परिस्थिति या मंगोलों के विषय में लोगों को जो जानकारी थी या रुचि थी वो ज़्यादा ही बढ़ गई। यायावर साम्राज्य के मंगोलों पर शोध कार्य। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मंगोलों के विषय में अनेक रिसर्च किए गए और 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने शोध प्रारंभ किया। इस समय जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। बच्चों, देखा जाए तो ये शोध कार्य यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों द्वारा औपनिवेशिक वातावरण में
टिप्पणियों के रूप में तैयार किए गए थे और ज़्यादातर टिप्पणियाँ सर्वेक्षण के रूप में ही तैयार हुई थीं। मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवलेविच व्लादिमिर्स्टॉव ने किया है। इसके अलावा अन्य विद्वान वैसिली व्लादिमिरोविच बार्टोल की रचनाएं चंगेज खान की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती हैं। लेकिन जिस तरह से चंगेज खान की तारीफ़ की गई, उसको वहाँ की सेंसर ने बार्टोल की पुस्तकों को प्रतिबंधित कर दिया, यानी उनकी रचना को प्रतिबंधित कर दिया और उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ भी लगा दी। लेकिन 1960 के दशक में जब खुश्चेव युग आया, उसके दौरान उनकी रचनाओं को 9 खंडों में फिर से प्रकाशित किया गया। बच्चों, अब हमारा अगला टॉपिक है मंगोल साम्राज्य से संबंधित पार महाद्वीपीय विस्तार का साहित्य उल्लेख। मंगोल साम्राज्य के पार महाद्वीपीय यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल विस्तार की सामग्री जो है अनेक भाषाओं में मिलती है, लेकिन इनमें जो सबसे निर्णायक स्रोत थे वो चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में थे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्रोत इतालवी, लातिनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में भी मिलते हैं। बच्चों, इन सभी स्रोतों और सामग्रियों में एक ही मूल ग्रंथ को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। उदाहरण के लिए चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन है, जो मंगोल और चीनी भाषा में उपलब्ध है। आप इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे ताकि याद करने में आपको दिक्कत ना हो। लेकिन इन दोनों ही भाषाओं में अलग अलग विवरण प्राप्त होता है। इसके अलावा मार्को पोलो द्वारा मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत, जो इतालवी और लातिनी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, इसमें भी एक दूसरे से अलग विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि मंगोलों ने स्वयं के बारे में बहुत कम साहित्य रचा है और विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा है। बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको यायावर साम्राज्य के विषय में बताया। आप जितने भी कठिन शब्द आए हैं या जो भी कठिनाई हो रही होगी उसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको मंगोल कौन थे और चंगेज खान के विषय में बताऊंगी।